नमस्कार मित्रों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए सेट में हम लोग शुरुआत करते हैं और ये सारे प्रश्न यूजीसी नेट इत्यादि प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से राष्ट्र राज्य के होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। पहला, एक राष्ट्र अथवा करीबी संबंधित राष्ट्रों के लिए एक सरकार का राज्य के रूप में गठन। बी, एक राज्य जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से निर्धारित होता है। सी, एक राज्य जिसका कानून राष्ट्रीय रीति रिवाज एवं आकांक्षा से निर्धारित होता है। डी, एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति होता है। तो जो राष्ट्र राज्य होने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है वो है आपका डी, बाकी सारे हैं। दूसरा, किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की? नीबुअर, राके, अगस्त कामते, थॉमस बकल। तो जिसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी की स्थापना की, अगस्त कामते। क्वेश्चन थर्ड, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नीचे दिए गए उत्तरों को चयन करना है। पहला, सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। दूसरा, बागोर, लंगनाच तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। तीसरा, जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई। चौथा, इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। तो जो मध्य पाषाण युग के बारे में सही है वो है ये, अनुमान लगाइए मित्रों, चारों मध्य पाषाण युग के बारे में सही हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता? उतनूर, पालवाय, कुपगल, बुर्जहोम। तो जो नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए जाना जाता है उनको याद रखना है, उतनूर, पालवाय, कुपगल, बुर्जहोम नहीं जाना जाता। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो जिस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है वो है आपका धौलावीरा। क्वेश्चन 6, महाजनपद राजधानी है तो कौन सा सुमेल नहीं है? तो देख लीजिए, पांचाल, मथुरा, मत्स्य, वैराट, कौशल, श्रावस्ती, मगध, गिरिव्रज। तो जो आपका सुमेल नहीं है वो है आपका पांचाल, बाकी सारे सुमेल हैं। मत्स्य, वैराट, कौशल, श्रावस्ती, मगध, गिरिव्रज। पांचाल अहिछत्र और काम्पिल्य है। क्वेश्चन 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, एक तरफ दार्शनिक दूसरी तरफ समर्थक। पहला, योग अनुमान लगाइए मित्रों, योग है पातंजलि, मीमांसा कुमारिल, सांख्य कपिल। याद रखें, कपिल बहुत अच्छा बैट्समैन भी थे, बॉलर भी थे, संख्या उन्हीं से जुड़ी हुई रखिए। वैशेषिक कणाद, सही उत्तर बी। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? कराधान, उद्योग, पथकर, न्यायपालिका। तो जो विभाग कंटक शोधन से संबंधित था वो है न्यायपालिका। क्वेश्चन 9, फिर से युग्म दिए गए हैं जो सुमेल नहीं है तो नहीं पे विशेष ध्यान रखना है। करवाचक शब्द और उनका अभिप्राय, तो बिस्टी, बेगार, भाग,
भूमिकर, कर, महसूल, प्रणय, आपात कर। तो जो नहीं सुमेल है वो है आपका भाग। भाग मित्रों स्थानीय कर न होकर भूमिकर होता था। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? अंड, मेधि, छत्र, अंतराल। तो जो बौद्ध स्थापत्य कला का भाग है उनको याद रखिए, अंड, मेधि, छत्र, अंतराल नहीं है। क्वेश्चन 11, कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्कों का जारी किया जाना, गांधार कला का फलना फूलना, अमर सिंह का संरक्षण, बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार। तो जो कुषाण काल के बारे में सही है वो है गांधार कला का फलना फूलना। 12, निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला है? तो देख लीजिए, वह कलिंग का शासक था, वह स्वयं को महामेघवाहन कहता था, उसने जैन आचार्यों के सम्मेलन का आयोजन किया, उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को नगर तक आगे बढ़ाया। तो जिस कथन के बारे में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है वह कलिंग का शासक था, वह स्वयं को महामेघवाहन कहता था और उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को नगर तक आगे बढ़ाया। क्वेश्चन 13, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया गया है? कोलची, कमर तथा पोदुग दक्षिण भारतीय पत्तन थे। हाथी दांत का उत्पादन दो सारने में किया जाता था। कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रैस की ओर रवाना होते थे। मशालिया मुजरिस के दक्षिण में था। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो वक्तव्य दिया गया है, कोलची, कमर तथा पोदुग दक्षिण भारतीय पत्तन थे। हाथी दांत का उत्पादन दो सारने में किया जाता था और कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रैस की ओर रवाना होते थे, ये नहीं है। क्वेश्चन 14, लेखक और पुस्तक का शीर्षक सुमेल करना है, सूची 1 का सूची 2 के साथ। दंडेन, तो दंडेन किससे सुमेल होगा मित्रों? देख लीजिए, द से दंडेन और द से दस कुमार चरित। भाष, प्रतिमा नाटक जिसकी कोई भाषा नहीं। अनुमान लगाइए मित्रों, बस शब्दों को थोड़ा सा तालमेल करने से याद होगा। हेमाद्री, चतुर्वर्ग चिंता मणि, भवभूति, उत्तर राम चरित्र। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 15, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन ए, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, सही या गलत? तो सही। कारण आर, उसने चंद्रगुप्त का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है, सही या गलत? तो आपका गलत। सही उत्तर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। 16, निम्नलिखित खगोलविदों को सही कालानुक्रम में रखिए। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध, वराहमिहिर। तो सबसे पहले लगध, फिर आपका आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 17, राजा का नाम और विरुद्ध सुमेल करना है। देख लीजिए, पहला नरसिंह वर्मन प्रथम, तो इसकी उपाधि नरसिंह वर्मन, तो वातापी कुंड। कुलोत्तुंग प्रथम,
सुंग मतवीर्त, नंदीवर्मन तृतीय, तेल्लारेरिंद, पुलकेशिन द्वितीय, सत्याश्रय। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्री संगठन नहीं था? तो देख लीजिए, अज्जुवणम, मणिग्रामम, पेन्नूरुवर, महाजन। तो जो एक दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक समुद्री संगठन था वो थे अज्जुवणम, मणिग्रामम, एन्नुरुवर। महाजन नहीं था। क्वेश्चन 19, श्री विजय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए। दूसरा, चोल वंश के राजराज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। तीसरा, श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे परंतु बाद में उनमें शत्रुता हो गई। चौथा, मारविजय तुंगवर्मन ने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया। तो श्री विजय राज्य के बारे में जो कथन सही है वो है आपका पहला, पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए। चोल वंश के राजराज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। तीसरा, श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, बाद में उनमें शत्रुता हो गई। चौथा, तो ये चारों कथन ही सही हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। देख लीजिए, एक तरफ ग्रंथ है, फारसी अरबी ग्रंथों की सूची है और दूसरे तरफ लेखक। पहला, ताज उल मासिर, तो ताज उल मासिर आपका हसन निजामी। तारीख मुबारक शाही, तो यह है याहिया बिन अहमद शरहिंदी। तीसरा, मशालिक उल अबशार फी मुमालिक उल अमसार, यह है शिहाबुद्दीन अल उमरी। चौथा, सुब अल अशा, तो यह है अल कस कंदी। सही उत्तर सी। 21, अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा? नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने जिस शासक के बारे में कहा है वह है बलबन। 22, निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था? लखनौती, रणथंभौर, चित्तौड़, मांडू। तो जिस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद रखा वह है चित्तौड़। 23, 14वीं सदी का संत कवयित्री लल्ला डेड की रचनाओं को किस नाम से जानते हैं? वर, वाक, लाल काव्य, स्पंद। तो 14वीं सदी की संत कवयित्री लल्ला डेड की रचनाओं को जिस नाम से जानते हैं वह है वाक। 24, जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे।
उसे पीते थे और गुप्त रूप से ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जिक्र किया जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो यह शासक है आपका अलाउद्दीन खिलजी। 25 कश्मीर के निम्नलिखित चक शासकों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सुल्तान, देख लीजिए, सुल्तान मोहम्मद शाह, सुल्तान हसन शाह, सुल्तान फतेह शाह, सुल्तान हैदर शाह। तो सबसे पहले सुल्तान हैदर शाह, सुल्तान मोहम्मद शाह, सुल्तान हसन शाह और सुल्तान फतेह शाह। तो मित्रों, यह प्रश्न थोड़ा सा विवादास्पद है और इसमें सुल्तान हैदर शाह पहला है, सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम दूसरा और सुल्तान हसन शाह तीसरा और सुल्तान फतेह शाह चौथा। यह है सही उत्तर में। इसमें आप देख लीजिए चौथे और पहला क्रम है, तो सारे क्रम यहाँ पे गलत दिए गए हैं। आप कमेंट करके अगर कुछ बात रहती है तो बताइएगा। क्वेश्चन 26, यह उनका रिवाज था कि जिस व्यक्ति को यह पान की थाली दी जाती थी वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन कोर्निश करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त विवरण लिखा था? अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, मिर्जा नाथन, शम्स, सिराज, अफीफ। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए जिसने उपरोक्त विवरण लिखा था वह है इब्न बतूता। 27, किसने अपनी रचना मदनुस सिफा ए सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया? पहली बात तो यह है कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थीं और दूसरी बात यह कि उस प्रणाली में उल्लिखित औषधीय पौधों की पहचान भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। अली मोहम्मद खां, मिल्लड़, मीर मासूम, मियाँ भुआ। तो यह रचना मदनुस सिफाए सिकंदर शाही, यह है मियाँ भुआ। 28, काजियों के मार्ग दर्शन के लिए प्रामाणिक कृति हनफी फिवा से महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था उस ग्रंथ का क्या नाम है? सियासतनामा, नसीहत उल मुलूक, अहकाम ए आलमगिरी, फतवा ए आलमगिरी। तो काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रामाणिक कृति हनफी फिवा से महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था उस ग्रंथ का नाम है फतवा अल आलमगिरी। 29, अबुल फजल ने किसे सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया है क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वह पूजा करता था और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त भी कहा है? तोडरमल, मानसिंह, तानसेन, बीरबल। तो अबुल फजल ने जिसे सादा लहू कहा है वो है तोडरमल, रिवाजों का अंधभक्त। 30, लेखक और कार्य सुमेल करना है, तो देख लीजिए। पहला बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन किससे सुमेल होगा? दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी मित्रों। इस भी प्रश्न के उत्तर में थोड़ा सा डाउट है। और दूसरा है आपका जगन्नाथ पंडित, रस गंगाधर, ये है कृष्णदेव। कृष्णदेव ने आपके
शुक ने तो मित्रों राजा वली पताका लिखी थी। और यहाँ पे मित्रों जो दिया हुआ है, मुगल सम्राट अकबर के समय संस्कृत फारसी के पहला शब्दकोश पारसी प्रकाश की रचना की गई। और बल्लाल सेन ने दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की। तो इस प्रश्न में भी थोड़ा सा डाउट है, देखेंगे। कोई अगर कमेंट है आपका तो प्लीज़ करिएगा। 31 निम्नलिखित में से कौन सा हुंडी का प्रकार नहीं है? जब्ती हुंडी, दर्शनी हुंडी, मियादी हुंडी, फसलाना हुंडी। तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। जो हुंडी का प्रकार है उसको जान जाइए, दर्शनी हुंडी और मियादी हुंडी। जबकि जब्ती हुंडी और फसलाना हुंडी हुंडी का प्रकार नहीं है। करेक्ट आंसर बी। 32 निम्न ऐतिहासिक भवनों को उनके निर्माण के समय के अनुसार दर्शाना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर, राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह का मकबरा सासाराम। तो सही उत्तर है आपका अटाला का मस्जिद, ये पहला। फिर आपका शेरशाह का मकबरा दूसरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली तीसरा, और राबिया दौरानी का मकबरा ये है औरंगाबाद चौथा। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 33 मुगल शाही घराने की निम्नलिखित किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी? हमीदा बानो बेगम, महामनगा, नूरजहां, मुमताज महल। तो मुगल शाही घराने की महिला जिसने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर दान में दी वो है आपका ए हमीदा बानो बेगम। 34 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। पहला, सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। दूसरा, सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। तीसरा, अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता है। डी, फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो जो सही नहीं है वो है आपका सी, बाकी सारे सही हैं। 35 औरंगजेब ने अपनी बातचीत के दौरान मिर्जा मुकर्रम सफवी ने उससे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। तो संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहला, संगीत मुब्बा है, न वह अच्छा है न बुरा। दूसरा, मैं गायन और वाद्य संगीत नापसंद करता हूँ। तीसरा, मैं बिना बांसुरी खासकर पखावज के संगीत नहीं सुन सकता। चौथा, बांसुरी एक मत से प्रतिबंधित हराम है इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों, पहला, तीसरा और चौथा सही है जबकि बी गलत है। तो कह सकते हैं 1, 2 और 4 सही है। 36 शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाना है। आगरे के किले में दीवाने आम, आगरे के किले में मोती मस्जिद, ताजमहल आगरा, जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। तो सबसे पहले है आपका आगरे के किले में दीवाने आम, फिर ताजमहल आगरा, और फिर आपका आगरा के किले में मोती मस्जिद, और चौथा जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। ए करेक्ट आंसर। तो वर्ष के अनुसार देख लीजिए। 37 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध गैर कानूनी घोषित किया गया? सती,
शिशु हत्या, दास्ता, दहेज। तो 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा भारत में जिस प्रथा को अवैध गैर कानूनी घोषित किया गया वो है सी, दास्ता। 38 कथन और कारण का प्रश्न मित्रों। देखिए, कथन ए, भारत के अभिजात्य वर्गीय एवं राज्य परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चीफ्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। सही या गलत? अनुमान लगाइए, सही या गलत? सही। कारण आर, मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। सही या गलत? तो सही नहीं, गलत। तो कह सकते हैं ए सही है किंतु आर गलत है। 39 निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया? नहीं पे विशेष ध्यान, कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे। तो जिसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे, वो है डी, सर विलियम ली वार्नर। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। मैकडोनाल्ड, स्ट्रेची, लॉयल, कैम्पबेल। तो अकाल आयोग के कालानुक्रम होंगे, पहले कैम्पबेल, फिर स्ट्रेची, फिर लॉयल और चौथा मैकडोनाल्ड। तो सही उत्तर आपका सी। 41 ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? 1867, 1876, 1881 या 1884? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया 1881। 42 निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रखेंगे मित्रों आप, तो देख लीजिए। पहला, भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना। बी, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों एवं हितों की ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करना। भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना को प्रोत्साहित करना। अन्य समुदायों के प्रति भारतीय मुसलमानों में किसी भी प्रकार के विद्वेष की भावना को रोकना। तो जो घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था वो है ए, बाकी सारे थे। 43 निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, मुस्तफ़ा नसरुद्दीन। तो खिलाफत कमेटी के सदस्य शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, मुस्तफ़ा नसरुद्दीन नहीं थे। 44 सूची 1 को सूची सुमेल करना है मित्रों। नेता और संगठन, तो देख लीजिए आपका एमसी राजा, तो एमसी राजा किससे सुमेल होंगे? तीसरा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जगजीवन राम, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, BR अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस, और डी, महात्मा गांधी, तो ऑल इंडिया हरिजन संघ। फोर्टी 45 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913, रॉलेट एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जिस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 46 निम्नलिखित में से किसने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई? जी.डी. बिरला, जे.आर.डी. टाटा, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी। तो जिसने 1932 में ओटावा व्यापार के समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई वह है जवाहरलाल नेहरू। 47 निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? दिनसा पेतित अली ईमान, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, एस.एम. परांजपे, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री। तो जो लिबरल पार्टी का सदस्य था उसको याद रखने नहीं पे विशेष ध्यान। दिनसा पेतित अली ईमान, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री, एम.एस. परांजपे नहीं थे। 48 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से पुरुष एवं स्त्रियों को पूर्ण समानता की गारंटी देते हैं? 12 एवं 13, 14 एवं 15, 18, 19, 49, 50। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद पुरुष एवं स्त्रियों को पूर्ण समानता की गारंटी देते हैं 14 एवं 15। 49 निम्नलिखित में से कौन राजनीति में एक महान नव प्रवर्तक था? पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था, जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण वोहरा, यशपाल या फिर भगत सिंह। तो यह राजनीति का एक महान नव प्रवर्तक भगत सिंह। अंतिम प्रश्न मित्रों इस सीरीज का देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। जो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे उनको याद रखिएगा। तो न्यायमूर्ति सैयद फजल अली, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पन्नीकर, शशिपाद बनर्जी। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये नहीं थे, याद रख लीजिएगा। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और प्रैक्टिस भरपूर करिए, चाहे कहीं से पढ़िए। और एक ही रिक्वेस्ट मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।